नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि दिलचस्प किताब सोफी की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ नमस्कार, ये किताब वाकई खास है। हमारे पास इसके स्रोत के तौर पर एक तो ऑडियो बुक लेजेंड्स यूट्यूब चैनल के ट्रांसक्रिप्ट की कुछ अंश है और साथ ही किताब का टेक्स्ट भी है। बिल्कुल, तो मकसद यही है कि कहानी के सफर को समझें, इसमें जो फिलॉसफी यानी दर्शन छुपा है उसको जाने। और वो मिस्ट्री भी है ना, जो कहानी के साथ साथ चलती है। हाँ, वो रहस्य तो जैसे कहानी की जान है। तो कहानी की शुरुआत होती है सोफी नाम की एक करीब 15 साल की लड़की से। उसको दो बड़े अजीब से बेनामी खत मिलते हैं एक छोटे से लिफाफे में। पहला खत पूछता है तुम कौन हो, बस इतना ही। और दूसरा सवाल, दुनिया कहाँ से आई। बस ये दो सवाल। और यहीं से सब शुरू हो जाता है। हाँ, यहीं से उसकी जो आम सी स्कूल जाने वाली जिंदगी थी वो अचानक से गहरे सवालों, विचारों और एक अजीब से रोमांच की दुनिया में बदल जाती है। तो चलिए इसी सफर को जरा खोलते हैं, परत दर परत। बिल्कुल। तो सोफी के रोज की जिंदगी चल रही है, स्कूल से आना, होमवर्क करना, और तभी ये खत आते हैं। ये उसकी शांत दुनिया में जैसे एक भूचाल ला देते हैं। सही कहा। वो अचानक रुककर सोचने लगती है अपने बारे में, अपने आसपास की हर चीज के बारे में। हाँ, जैसे कि हम सोचते क्यों हैं, मतलब ये सोचने की क्षमता कहाँ से आई, हम जिंदा ही क्यों हैं, और ये दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। ऐसा लगता है जैसे अचानक उसकी आंखों पर से कोई पर्दा हट गया हो और वो चीजों को पहली बार सच में देख रही हो। हाँ, और किताब में भी जिक्र है, स्रोत बताते हैं कि फलसफा या दर्शन शुरू ही इसी हैरानी और जिज्ञासा से होता है। बिल्कुल, वो बच्चों वाली जिज्ञासा है ना। बच्चे हर चीज पर सवाल पूछते हैं, ये क्यों है, वो कैसे होता है। सही। जिसे हम बड़े होते होते कहीं खो देते हैं। मान लेते हैं कि हाँ दुनिया तो ऐसी है, हाँ हम आदी हो जाते हैं। लेकिन सोफी के साथ ऐसा नहीं होता। वो मानो उसी भूली हुई हैरानी, उस आश्चर्य को फिर से जी रही है। किताब में वो एक रूपक है, टोपी से खरगोश निकालने वाला, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे हाँ, वो तो कमाल का है कि पूरा ब्रह्मांड एक जादूगर की टोपी से निकला एक विशाल खरगोश है। और हम सब उस खरगोश के मुलायम रोओं पर रहने वाले नन्हे नन्हे कीड़े हैं। बिल्कुल नीचे गहरे रोओं में। हम वहीं पैदा होते हैं, वहीं जीते हैं, और हमें लगता है बस यही दुनिया है। लेकिन दार्शनिक कौन है? दार्शनिक वो है जो हिम्मत करके उन महीन बालों पर चढ़ने की कोशिश करता है, ऊपर और ऊपर, ताकि वो उस महान जादूगर की आंखों में झांक सके। हाँ, जो ये पूरा तमाशा कर रहा है। वो जानना चाहता है कि ये सब हो कैसे रहा है, ये खरगोश आया कहां से। ये जिज्ञासा ही दर्शन का मूल है। और सोफी में यही जिज्ञासा जाग उठती है, लेकिन जाहिर है उसके आसपास के लोगों को ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, खासकर उसकी माँ को। खोई खोई रहती है, जैसे उसका ध्यान कहीं और हो, घंटों अपने कमरे में बैठी रहती है या बगीचे में खोई रहती है। माँ को चिंता होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसे लगता है शायद ड्रग्स वगैरह का चक्कर तो नहीं। हाँ, या कोई लड़का, मतलब टीनेज में जो आम चिंताएं होती हैं माँ बाप को। सही, पर असल में सोफी तो विचारों की दुनिया में खोई है। बिल्कुल। और फिर शुरू होता है उन रहस्यमयी खतों का सिलसिला, एक अनजान टीचर से। हाँ, जो बाद में पता चलता है कि एल्बर्टो नॉक्स है। शुरुआत में वो खत लंबे होते हैं, टाइप किए हुए, और उनमें फिलॉसफी का एक पूरा कोर्स होता है ना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ बिल्कुल। शुरुआत होती है मिथकों से। एल्बर्टो पहले सोफी को मिथकों की दुनिया समझाते हैं। क्यों, मतलब फिलॉसफी से पहले मिथक क्यों? शायद ये दिखाने के लिए कि इंसान हमेशा से दुनिया को समझने की कोशिश करता रहा है। पहले उसने जवाब मिथकों में ढूंढे। अच्छा, जैसे नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर का हथौड़ा खो जाता है। हाँ। और फिर उसे वापस पाने के लिए उसे फ्रेया बनकर दुल्हन के भेष में जाना पड़ता है। हाँ, या ग्रीक मिथकों में ज़्यूस, अपोलो, एथना, ये सब दुनिया कैसे चलती है, मौसम क्यों बदलते हैं, इन सब के जवाब देने की कोशिशें थीं। तो मिथक एक तरह से शुरुआती जवाब थे। हाँ, लेकिन फिर अल्बर्टो उसे मिथकों से आगे ले जाते हैं। वो उसे मिलवाते हैं शुरुआती यूनानी दार्शनिकों से, जिन्हें प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता है। सही। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार हिम्मत की। किस बात की हिम्मत? दुनिया को देवताओं की मर्जी या कहानियों से नहीं, बल्कि तर्क से, अवलोकन से, प्राकृतिक नियमों से समझने की हिम्मत। अच्छा, ये एक बड़ा शिफ्ट था। बहुत बड़ा। जैसे थेल्स ऑफ मिलिटस, हाँ। वो पहले ज्ञात दार्शनिक माने जाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि हर चीज का मूल स्रोत पानी है। हाँ। सब कुछ पानी से बना है। उस समय के लिए ये सोचना ही क्रांतिकारी था कि शायद दुनिया किसी एक मूल तत्व से बनी हो। और फिर एनेक्सिमेंडर आए, एनेक्सिमिनस। किसी ने कहा मूल तत्व हवा है, किसी ने कहा कोई असीम या अपरिभाषित तत्व है। सोफी भी हैरान होती है। वो सोचती है कि ये लोग बिना किसी मॉडर्न साइंस के,
बिना लैब के सिर्फ सोचकर इतने गहरे नतीजे पर कैसे पहुंच सकते थे? यही तो दर्शन का खूबी है, सवाल पूछना और फिर तर्क से जवाब तलाशना। जरूरी नहीं कि जवाब सही हो, पर सवाल पूछना शुरू करना ही बड़ी बात थी। फिर हेराक्लिटस का जिक्र आता है, उनका वो मशहूर कोट, सब कुछ बहता है, एवरीथिंग फ्लोज। हाँ, पैंटारी। कि तुम एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरी बार कदम रखोगे तो न तुम वही हो न नदी वही है, सब कुछ बदल चुका है। बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब स्थिरता एक भ्रम है। हेराक्लिटस के हिसाब से हाँ, दुनिया लगातार बदल रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, आग की तरह। लेकिन फिर पारमेनिडस आते हैं जो बिल्कुल उल्टा सोचते हैं, वो सच नहीं है। उनके हिसाब से हमारा तर्क हमें बताता है कि जो है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो बदल नहीं सकता, न खत्म हो सकता है। तो जो बदलाव हमें दिखता है वो हमारी समझ की कमी है। ये तो एकदम ऑपोजिट व्यू हो गया। बिल्कुल। और ये बहस कि क्या असलियत स्थिर है या परिवर्तनशील, ये फिलॉसफी में हमेशा चलती रही है। फिर एम्पीडोक्लेस आते हैं जो एक तरह से बीच का रास्ता निकालते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि दुनिया एक नहीं बल्कि 4 मूल तत्वों से बनी है, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। अच्छा, ये तो काफी जाना पहचाना लगता है। हाँ, ये विचार बहुत समय तक प्रभावशाली रहा। उन्होंने कहा कि ये 4 तत्व खुद नहीं बदलते, लेकिन 2 ताकतें, प्रेम और घृणा, लव एंड स्ट्राइफ, इन्हें मिलाती और अलग करती हैं, जिससे दुनिया की सारी चीजें बनती और बदलती हैं। तो बदलाव भी है और स्थिरता भी है। एक तरह से हाँ, मूल तत्व स्थिर हैं पर उनका मिश्रण बदलता रहता है। और फिर आते हैं डेमोक्रिटस, जिनका आइडिया तो आज की साइंस के बहुत करीब लगता है। हाँ, डेमोक्रिटस और उनके गुरु ल्यूसिपस, उन्होंने एटम यानी अणु का विचार दिया। एटम यानी अटॉम, जिसे और तोड़ा न जा सके, अविभाज्य कण। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि दुनिया असंख्य छोटे छोटे अदृश्य कणों से बनी है जो हमेशा से मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। ये अलग अलग आकार और रूप के होते हैं और खाली जगह वॉइड में घूमते रहते हैं। और इनके अलग अलग तरह से जुड़ने से ही दुनिया की सारी चीजें बनती हैं। हाँ, जैसे लेगो ब्लॉक्स। सोफी को एल्बर्टो यही उदाहरण देते हैं। हाँ, वो लेगो वाला उदाहरण कमाल का था कि लेगो ब्लॉक खुद नहीं बदलते, टूटते नहीं, पर उनसे तुम कुछ भी बना सकते हो, घर, गाड़ी, कुछ भी। और जब वो चीज टूट जाती है तो ब्लॉक खत्म नहीं होते, वो फिर से अलग होके कुछ नया बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डेमोक्रिटस के हिसाब से आत्मा भी एटम से बनी है। हाँ, बहुत महीन चिकने एटम से। और जब इंसान मरता है तो ये एटम बिखर जाते हैं और शायद किसी और चीज का हिस्सा बन जाते हैं, कोई अमर आत्मा नहीं। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही भौतिकवादी सोच थी। मतलब हर चीज पदार्थ है, एटम है, कोई दैवीय शक्ति या आत्मा का चक्कर नहीं। बिल्कुल। डेमोक्रिटस का विचार बहुत आगे का था। ये सोचना कि आज से 2500 साल पहले कोई बिना माइक्रोस्कोप के एटम का अंदाजा लगा ले, ये वाकई हैरान करता है। हाँ, ये दिखाता है कि इंसान की सोचने की क्षमता कितनी जबरदस्त है। और ये सिर्फ ये बताना नहीं था कि दुनिया किससे बनी है, ये एक तरह से ये कहना था कि दुनिया को समझा जा सकता है, उसमें पैटर्न है, नियम है, उसे तर्क से जाना जा सकता है। ये एक बहुत जरूरी कदम था मिथकों से आगे बढ़ने का। निश्चित रूप से। इसके बाद अल्बर्टो सोफी को एथेंस ले जाते हैं। कहानी एथेंस पहुंचती है। एथेंस जो सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक विचार था, एक सभ्यता का केंद्र। जहाँ लोकतंत्र पनप रहा था, लोग खुल के बहस करते थे, नए नए ख्याल सामने आ रहे थे। यहीं पर हमें सोफिस्ट मिलते हैं। सोफिस्ट वो कौन थे? वो घुमंतु टीचर थे जो पैसे लेकर लोगों को भाषण देना, बहस करना सिखाते थे। उनका मानना था कि सच या नैतिकता जैसी कोई चीज निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, मतलब कि क्या सही है और क्या गलत, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कह रहा है, कहाँ कह रहा है, किस समाज में कह रहा है। सच रिलेटिव होता है, व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव होता है। मनुष्य ही सब चीजों का मापदंड है, ये शायद प्रोटैगोरस ने कहा था। हाँ, बिल्कुल, कि जो मुझे सही लगता है वो मेरे लिए सच है, जो आपको सही लगता है वो आपके लिए। कोई एक यूनिवर्सल सच नहीं है। ये विचार तो आज भी सुनने को मिलता है। लेकिन इसी माहौल में एक ऐसा इंसान था जो इस विचार को चुनौती दे रहा था। सुकरात। हाँ, सुकरात, सोक्रेटिस। लगभग 470 से 399 ईसा पूर्व एथेंस के इतिहास के सबसे प्रभावशाली और शायद सबसे रहस्यमयी शख्सियतों में से एक। रहस्यमयी क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कुछ भी नहीं लिखा।
हम उन्हें सिर्फ उनके शिष्यों, खासकर प्लेटो के लेखों के जरिए जानते हैं। अच्छा, तो वो करते क्या थे? वो बस एथेंस के बाजारों में चौराहों पर घूमते थे और लोगों से बातें करते थे, सवाल पूछते थे। कैसे सवाल? वो पूछते थे न्याय क्या है, साहस क्या है, दोस्ती क्या है, पुण्य क्या है। लोग जवाब देते थे और फिर सुकरात और सवाल पूछते थे। उनके जवाबों में छुपी कमजोरियों को, विरोधाभासों को उजागर करते थे। इसे सुकराती विधि कहते हैं ना? हाँ, वो खुद को हमेशा अज्ञानी बताते थे। कहते थे मैं बस एक चीज जानता हूं और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता। पर ऐसा कहकर वो असल में सामने वाले को उसकी अज्ञानता का एहसास कराते थे। बिल्कुल, वो लोगों को रटे रटाए जवाबों से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करते थे। उनका मानना था कि सोफिस्ट गलत हैं। अच्छाई, बुराई, न्याय, अन्याय जैसे मूल्यों का एक निरपेक्ष यूनिवर्सल सच होता है जिसे हम तर्क और विवेक, रीजन से खोज सकते हैं। हाँ, उनका कहना था कि ज्ञान अंदर से आता है। टीचर का काम बीज बोना नहीं, बल्कि दाई की तरह अंदर छुपे ज्ञान को बाहर लाने में मदद करना है। डेल्फी के ओरेकल ने उन्हें एथेंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा था। ये कहानी भी है। हाँ, और सुकरात को खुद यकीन नहीं हुआ। वो सबसे बुद्धिमान लोगों के पास गए, उनसे सवाल पूछे और पाया कि उन्हें भी असल में कुछ नहीं पता, बस उन्हें लगता है कि पता है। तब सुकरात समझे कि वो इसलिए सबसे बुद्धिमान है क्योंकि उन्हें अपनी अज्ञानता का एहसास है। लेकिन उनकी ये सवाल पूछने की आदत, लोगों को असहज करने की आदत शासकों को पसंद नहीं आई। उन पर आरोप लगे कि वो युवाओं को भड़का रहे हैं और शहर के देवताओं को नहीं मान रहे। मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जहर का प्याला पीने की सजा। हाँ, हेमलॉक का जहर। वो चाहते तो भाग सकते थे, उनके दोस्तों ने इंतजाम भी किया था, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी एथेंस के कानूनों का पालन किया है, अब वो उनका अपमान नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक दार्शनिक स्टेटमेंट था। बिल्कुल। सुकरात मरे पर उनके विचार जिंदा रहे, खासकर उनके सबसे मशहूर शिष्य के जरिए, प्लेटो। करीब 428 से 348 ईसा पूर्व। सुकरात के विचारों को अगर किसी ने अमर बनाया तो वो प्लेटो थे। उन्होंने एकेडमी नाम का स्कूल खोला, जो शायद यूरोप का पहला विश्वविद्यालय था, और बहुत कुछ लिखा। प्लेटो की मुख्य चिंता क्या थी? वो किस सवाल से जूझ रहे थे? प्लेटो सुकरात की तरह ही इस बात में दिलचस्पी रखते थे कि नैतिकता और समाज का आधार क्या होना चाहिए। लेकिन उनकी एक और बड़ी चिंता थी, इस बदलती हुई दुनिया में जहां हेराक्लिटस के अनुसार सब कुछ बह रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो स्थायी है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है? अच्छा, वो स्थिरता की तलाश में थे। हाँ, पार्मेनाइडस की तरह वो भी मानते थे कि जो सचमुच है वो बदल नहीं सकता। लेकिन ये स्थायी चीजें हैं क्या? यहीं से उनका वो मशहूर सिद्धांत आया, आइडियाज या फॉर्म्स का सिद्धांत, थियरी ऑफ आइडियाज फॉर्म्स। ये क्या है? प्लेटो का कहना था कि हम अपनी इंद्रियों से जिस दुनिया को देखते हैं, ये पेड़, ये कुर्सी, ये घोड़ा, ये सब असल चीजें नहीं हैं जी। ये बस नकलें हैं, अधूरी परछाइयां हैं। नकलें? किसकी नकलें? हर चीज का एक परफेक्ट, शाश्वत, अदृश्य आइडिया या फॉर्म एक अलग आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद है, जिसे विचारों की दुनिया या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे दुनिया में हजारों अलग अलग घोड़े हैं, कोई काला, कोई सफेद, कोई छोटा, कोई बड़ा। ये सब बदलते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इन सब से परे एक घोड़ेपन का आदर्श, परफेक्ट फॉर्म या आइडिया है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अच्छा, तो दुनिया के सारे घोड़े उसी एक आइडियल घोड़े की कॉपी हैं? हाँ, इम्परफेक्ट कॉपीज। उसी तरह मनुष्य का एक आइडिया है, न्याय का एक आइडिया है, सुंदरता का एक आइडिया है। हमारी इंद्रियों की दुनिया इन्हीं आइडियाज की धुंधली परछाई है। ये तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट विचार है। इसे समझने के लिए उन्होंने कोई उदाहरण दिया था? हाँ, उनका सबसे प्रसिद्ध रूपक है गुफा की कहानी, एलेगोरी ऑफ द केव। हाँ, वो कहानी तो बहुत फेमस है कि कुछ कैदी जन से गुफा में बंधे हैं, उनका मुंह दीवार की तरफ है, उनके पीछे आग जल रही है और आग और कैदियों के बीच लोग कठपुतलियों जैसे सामान लेकर गुजरते हैं। तो कैदियों को दीवार पर सिर्फ उन सामानों की परछाइयां दिखती हैं, बिल्कुल। और वो उन्हीं परछाइयों को असली दुनिया समझ लेते हैं। बिल्कुल, वो आवाजें भी सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि परछाइयां ही बोल रही हैं। उनके लिए वही सच्चाई है। फिर क्या होता है? मान लो एक कैदी किसी तरह आजाद हो जाता है, उसे मुड़कर आग देखने को मजबूर किया जाता है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जो वो देख रहा है वो परछाइयों से ज्यादा असली है। और अगर उसे गुफा से बाहर सूरज की रोशनी में ले जाया जाए, तब तो और भी मुश्किल होगी। पहले वो सिर्फ परछाइयां देख पाएगा, फिर पानी में अक्स, फिर रात में तारे और चांद, और आखिर में धीरे धीरे वो सूरज को देख पाएगा। सूरज जो असली ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, तब उसे समझ आएगा कि गुफा की दुनिया तो सिर्फ भ्रम की, असली दुनिया, असली चीजें यानी फॉर्म्स तो बाहर हैं, और सूरज ही वो स्रोत है जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है, सब कुछ जाना जाता है। ये अच्छाई के फॉर्म का प्रतीक है।
और अगर वो कैदी वापस गुफा में जाए अपने साथियों को बताने? तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उनकी आंखें अब अंधेरे की आदी हो चुकी हैं। उन्हें बाहर से आया हुआ कैदी मूर्ख लगेगा। वो शायद उसे मार भी डालें। ये सुकरात की तरफ इशारा है? काफी हद तक हाँ। प्लेटो के लिए दार्शनिक वही है जो गुफा के भ्रम से निकलकर असली फॉर्म्स की दुनिया को ज्ञान के सूरज की रोशनी में देखता है। और इसीलिए प्लेटो मानते थे कि राज भी दार्शनिकों को ही करना चाहिए, फिलोसोफर किंग। हाँ, क्योंकि प्लेटो के अनुसार केवल वही लोग हैं जो अच्छाई और न्याय के असली फॉर्म को जानते हैं, और इसलिए केवल वही समाज को सही दिशा दे सकते हैं। ये विचार कि हमारी देखी सुनी महसूस की हुई दुनिया ही अंतिम सत्य नहीं है, इसके परे भी कुछ है, ये आज भी बहुत प्रासंगिक है। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन प्लेटो के सबसे होनहार शिष्य इस फॉर्म्स की अलग दुनिया वाली बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। आप अरस्तु की बात कर रही हैं? हाँ, अरस्तु, एरिस्टोटल, 384 से 322 ईसा पूर्व। प्लेटो के शिष्य पर अपने गुरु से कई मायनों में अलग। बिल्कुल, अरस्तु प्लेटो का बहुत सम्मान करते थे, पर उनका नजरिया ज्यादा कह सकते हैं कि जमीनी था, ज्यादा वैज्ञानिक था। कैसे? जहां प्लेटो की नजर हमेशा ऊपर उस अदृश्य फॉर्म्स की दुनिया की तरफ रहती थी, वहीं अरस्तु की दिलचस्पी इसी दुनिया में थी जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। तो वो फॉर्म्स को नहीं मानते थे? मानते थे, पर प्लेटो की तरह नहीं। अरस्तु का कहना था कि किसी चीज का फॉर्म या सार, एसेंस, उससे अलग किसी दूसरी दुनिया में नहीं होता, बल्कि उसी चीज के अंदर मौजूद होता है। मतलब घोड़े का फॉर्म किसी अदृश्य दुनिया में नहीं, बल्कि हर असली घोड़े के अंदर ही है। फॉर्म वो है जो चीज को वो बनाता है, जो वो है उसकी बनावट, उसकी खासियतें, उसकी संभावनाएं। तो अरस्तु के लिए हमारी इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान महत्वपूर्ण था। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। प्लेटो इंद्रियों को धोखा देने वाला मानते थे, पर अरस्तु मानते थे कि ज्ञान की शुरुआत इंद्रियों के अनुभव से ही होती है। हमें दुनिया को ध्यान से देखना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। इसीलिए अरस्तु को एक तरह से पहला बड़ा बायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पेड़ पौधों, जानवरों, समुद्री जीवों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। वो चीजों को वर्गीकृत करने में माहिर थे। उन्होंने प्रकृति को व्यवस्थित करने पर बहुत जोर दिया। कैसे व्यवस्थित किया? उन्होंने चीजों को बांटा, पहले तो निर्जीव और सजीव में, हाँ। फिर सजीव चीजों को पौधों और जीवों में, जीवों को फिर जानवरों और मनुष्यों में। वो हर चीज की जगह तय करना चाहते थे। एक तरह से प्रकृति की सफाई कर रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। उनका दिमाग बहुत व्यवस्थित था। उन्होंने चीजों के होने के कारण, कॉजेस भी बताए। 4 कारण है ना? हाँ, 4 कॉजेस। मटीरियल कॉज, वो किससे बना है। फॉर्मल कॉज, उसका डिजाइन या फॉर्म क्या है। एफिशिएंट कॉज, उसे बनाया किसने या किस प्रक्रिया से बना। और सबसे जरूरी फाइनल कॉज या टेलोस। फाइनल कॉज यानी उस चीज का उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। अरस्तु मानते थे कि प्रकृति में हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे बारिश का उद्देश्य पौधों को पानी देना है। ये विचार भी काफी प्रभावशाली रहा। हाँ, और अरस्तु ने एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने लॉजिक यानी तर्कशास्त्र, लॉजिक की नींव रखी। उन्होंने सही तरीके से सोचने, तर्क करने के नियम बनाए। सिलोजिज्म का सिद्धांत दिया। अच्छा, जैसे सभी मनुष्य नश्वर है, सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात नश्वर है। बिल्कुल, ये सोचने का एक व्यवस्थित ढांचा था जो सदियों तक पश्चिम में तर्क का आधार बना रहा। तो प्लेटो और अरस्तु में मुख्य अंतर यही था, एक की नजर ऊपर आइडियाज पर, दूसरे की नीचे यथार्थ पर। मोटे तौर पर कह सकते हैं प्लेटो का जोर आदर्श पर था, अरस्तु का यथार्थ पर। प्लेटो गणित और तर्क को ज्यादा महत्व देते थे, अरस्तु अवलोकन और जीव विज्ञान को। लेकिन अरस्तु के भी कुछ विचार थे जो आज हमें सही नहीं लगते। हाँ, ये मानना जरूरी है, खासकर महिलाओं के बारे में उनके विचार। वो मानते थे कि महिलाएं एक तरह से अधूरे पुरुष हैं, इनकम्प्लीट मेल्स हैं, उनमें तर्क क्षमता कम होती है। ये तो काफी प्रॉब्लमैटिक है। बिल्कुल, और दुख की बात यह है कि अरस्तु का प्रभाव इतना ज्यादा था कि ये विचार भी मध्य युग में बहुत प्रभावशाली रहे और महिलाओं को लेकर गलत धारणाओं को मजबूत करते रहे। तो हमें उनकी योगदान को सराहते हुए उनकी सीमाओं को भी देखना चाहिए। उसकी फिलॉसफी की समझ बढ़ रही है, लेकिन तभी कहानी में वो रहस्य वाला एंगल और गहरा हो जाता है। हाँ, अब वो हिल्डे मुलर कनैग वाला मामला सामने आता है। सोफी को अचानक पोस्टकार्ड मिलने लगता है। हाँ, ये पोस्टकार्ड हिल्डे मुलर कनैग के नाम है। और भेजने वाला है हिल्डे का पिता मेजर एल्बर्ट कनैग, जो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की सेना में तैनात है। लेकिन पता सोफी का लिखा होता है, पोस्टकार्ड आते सोफी के पास है। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत अजीब है। और पोस्टकार्ड पे लिखी बातें भी सोफी से जुड़ी होती हैं, जैसे मेजर हिल्डे को उसके 15वें जन्मदिन की बधाई दे रहा है, जो सोफी का भी जन्मदिन है। और वो सोफी की फिलॉसफी क्लास के बारे में भी जानता है,
वो हिल्डे को लिखता है कि काश वो भी सोफी की तरह फिलॉसफी पढ़ पाती। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है सोफी के लिए। ये हिल्डे कौन है, उसका पिता कौन है, और वो सोफी के बारे में कैसे जानते हैं? और बात सिर्फ पोस्टकार्ड तक नहीं रहती, फिर सोफी को हिल्डे की चीजें मिलने लगती हैं। हाँ, ये और भी अजीब है। सबसे पहले वो लाल रेशमी स्कार्फ जो उसे स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में मिलता है। हाँ। और उस पर हिल्डे का नाम लिखा होता है। और फिर वो स्कार्फ उसके बिस्तर के नीचे मिलता है। फिर एक झील किनारे बनी पुरानी केबिन में उसे एक हरा वॉलेट मिलता है जिसमें पैसे और हिल्डे का स्कूल आईडी कार्ड है। और उसी केबिन में उसे एक सोने का क्रॉस नेकलेस भी मिलता है जो शायद हिल्डे का है। और एक सफेद स्टॉकिंग भी। ये चीजें हिल्डे के दुनिया से सोफी के दुनिया में कैसे आ रही हैं? कौन ला रहा है? ये सवाल सोफी को पागल किए देता है। क्या कोई उसके साथ खेल खेल रहा है? या फिर क्या सोफी और हिल्डे के दुनिया किसी तरह जुड़ी हुई है? और वो झील किनारे वाली केबिन, वो भी रहस्यमयी है। मेजर की केबिन। हाँ, लाल रंग की झोपड़ी। वहां सोफी और एल्बर्टो जाते हैं। अंदर उन्हें अजीब चीजें दिखती हैं। जैसे एक पेंटिंग है जी। बर्कले नाम के शहर की। ओके। और हमें बाद में पता चलता है कि बर्कले एक दार्शनिक का नाम भी है। और एक और पेंटिंग है जिसका नाम है ब्योर्केली। और बाद में पता चलता है कि हिल्डे के घर का नाम भी ब्योर्केली है। ये सब संयोग तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं लगता। और सबसे डरावना था वो पीतल का आईना। हाँ, जब सोफी आईने में देखती है तो उसे अपना अक्स तो दिखता है, पर पल भर के लिए उसे मेजर एल्बर्ट क्नैग का अक्स भी दिखता है जो उसे आंख मारता है। और फिर गायब हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? ये सब घटनाएं सोफी को और हमें भी ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सोफी की दुनिया की असलियत क्या है? क्या ये सब मेजर क्नैग का कोई प्लान है? यहीं से कहानी सिर्फ दर्शन का इतिहास नहीं रहती, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटाफिजिकल मिस्ट्री बन जाती है। हाँ, मतलब फिलॉसफी के सवाल अब सोफी की अपनी जिंदगी के सवाल बन जाते हैं। मैं कौन हूँ? ये सवाल अब सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं, बल्कि एक पहेली है जिसे सोफी को सुलझाना है। बिल्कुल। कहानी फिर आगे बढ़ती है और हम मध्य युग में पहुंचते हैं। लगभग 1000 साल का दौर, रोमन साम्राज्य के पतन और पुनर्जागरण के बीच का। हाँ, यूरोप के लिए एक ऐसा दौर था जब ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ज्ञान, कला, राजनीति, सब पर चर्च का दबदबा था। अल्बर्टो इस बार सोफी से एक पुराने चर्च में मिलते हैं और वो खुद एक भिक्षु के वेश में है। ये सिंबॉलिक है, दिखाता है कि इस दौर में दर्शन भी धर्म की छत्र छाया में ही पनप रहा था। यहाँ अल्बर्टो दो बड़ी संस्कृतियों के संगम की बात करते हैं, इंडो यूरोपियन और सेमेटिक। हाँ, इंडो यूरोपियन यानी ग्रीक, रोमन, जर्मैनिक, सेल्टिक संस्कृतियां। इनकी खासियत थी बहुदेववाद, इतिहास को एक चक्र की तरह देखना और दर्शन और विज्ञान की ओर झुकाव। और सेमेटिक यानी यहूदी, ईसाई, इस्लाम। इनकी खासियत थी एकेश्वरवाद, इतिहास को एक सीधी रेखा की तरह देखना, शुरुआत से अंत तक, और ईश्वर के हस्तक्षेप पर विश्वास। मध्य युग में ये दोनों धाराएं टकराईं और मिली। खासकर ईसाई धर्म ने ग्रीक दर्शन को अपने अंदर समेटने की कोशिश की। इसमें दो बड़े नाम आते हैं, सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस एक्विनोस। हाँ, सेंट ऑगस्टीन जो 4वीं-5वीं सदी में थे, वो प्लेटो से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने प्लेटो के आइडियाज को कैसे इस्तेमाल किया? ऑगस्टीन ने कहा कि प्लेटो के फॉर्म्स या आइडियाज असल में ईश्वर के मन में मौजूद विचार हैं। ईश्वर ने दुनिया बनाने से पहले ही इन आदर्श रूपों को सोच लिया था। तो ज्ञान प्राप्त करना एक तरह से ईश्वर के विचारों को जानना है। उन्होंने ईश्वर की नगरी जैसी किताबें लिखी। तो उन्होंने प्लेटो को ईसाई धर्म के फ्रेमवर्क में फिट कर दिया। हाँ, फिर कई सदियों बाद 13वीं सदी में आए सेंट थॉमस एक्विनोस। वो अरस्तु से ज्यादा प्रभावित थे। अरस्तु जो तर्क और अवलोकन पर जोर देते थे, चर्च को उनसे दिक्कत नहीं हुई। शुरुआत में हुई थी। अरस्तु के कुछ विचार ईसाई मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे, लेकिन एक्विनास ने एक जबरदस्त काम किया। उन्होंने अरस्तु के दर्शन और ईसाई आस्था के बीच एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। कैसे? उनका कहना था कि सत्य तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक आस्था का जो बाइबल और चर्च से मिलता है, और दूसरा तर्क का जो हमें अरस्तु जैसे दार्शनिकों से मिलता है। और चूंकि दोनों का स्रोत ईश्वर ही है, इसलिए इनमें कोई टकराव नहीं हो सकता। तर्क और आस्था एक ही सच के दो पहलू हैं। ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी ग्रीक फिलॉसफी और ईसाई धर्मशास्त्र को मिलाने की। हाँ, एक्विनास का सिस्टम, जिसे थॉमिज्म कहते हैं, कैथोलिक चर्च का आधिकारिक दर्शन बन गया। तो मध्ययुग सिर्फ अंधकार युग नहीं था जैसा कई बार कहा जाता है, उसमें भी बौद्धिक विकास हुआ, भले ही वो धर्म के दायरे में था। लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। मध्ययुग के बाद कौन सा दौर आया? पुनर्जागरण, रेनेसांस। 14वीं सदी से इटली में शुरू होकर ये पूरे यूरोप में फैला। रेनेसा मतलब फिर से जन्म,
किस चीज का फिर से जन्म? प्राचीन यूनान और रोम की कला, साहित्य और विचारों का। लोगों में क्लासिकल दुनिया के प्रति एक नई दिलचस्पी जागी। ऐसा लगा जैसे हजारों साल की नींद के बाद यूरोप फिर से जाग रहा है। इस दौर की खास बात क्या थी? सबसे बड़ी बात थी मानव केंद्रित दृष्टिकोण, ह्यूमनिज्म का उदय। फोकस ईश्वर और परलोक से हटकर इंसान, उसकी क्षमताओं, उसकी इसी दुनिया की जिंदगी पर आ गया। इंसान महान है, ये इस दौर का नारा बन सकता है। तो कला, विज्ञान, सब में इंसान केंद्र में आ गया। हाँ, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो जैसे कलाकार इंसानी शरीर और भावनाओं को अद्भुत तरीके से दिखाने लगे। साहित्य में भी इंसानी अनुभव पर जोर दिया जाने लगा। और विज्ञान में? विज्ञान में तो क्रांति ही आ गई। मध्य युग की सोच थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है, टोलेमिक सिस्टम। लेकिन पुनर्जागरण के वैज्ञानिकों ने इसे चुनौती दी। हाँ, कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, सूरज केंद्र में है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। हीलियोसेंट्रिक मॉडल। फिर केपलर ने ग्रहों की कक्षाओं के नियम बताए। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखकर कोपरनिकस की बात को साबित किया। गैलीलियो को तो चर्च से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हाँ, क्योंकि ये विचार बाइबल की शाब्दिक व्याख्या के खिलाफ जाते थे। लेकिन विज्ञान रुकने वाला नहीं था। फिर न्यूटन आए, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और बताया कि पूरा ब्रह्मांड कुछ गणितीय नियमों से चलता है। तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। एक जादुई रहस्यमयी दुनिया से एक मशीनी नियमों से चलने वाली दुनिया की तरफ। बिल्कुल। इंसान को लगा कि वो अपनी बुद्धि से प्रकृति के रहस्यों को समझ सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। ये आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। धर्म के क्षेत्र में भी बदलाव आए। हाँ, इसी दौर में धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन भी हुआ। मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने कैथोलिक चर्च के कुछ तौर तरीकों और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि इंसान का ईश्वर से सीधा रिश्ता हो सकता है, उसे पादरियों की जरूरत नहीं। बाइबल का अनुवाद आम भाषाओं में हुआ। इससे प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ और चर्च की सत्ता कमजोर हुई। तो कुल मिलाकर पुनर्जागरण एक बहुत ही उथल-पुथल और बदलाव का दौर था। हाँ, जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। सोचने की आजादी, सवाल पूछने का साहस, इंसान पर भरोसा, ये सब इस दौर की देन है। और इसी माहौल में नए दार्शनिक विचार भी पनपे होंगे। बिल्कुल। डेकार्त, स्पिनोसा, लाइबनिस जैसे बुद्धिवादी आए, जिन्होंने तर्क को ज्ञान का मुख्य स्रोत माना। और लॉक, बर्कले, ह्यूम जैसे अनुभववादी आए, जिन्होंने अनुभव को ज्ञान का आधार बताया। अल्बर्ट और सोफी इनमें से बर्कले पर खास तौर पर बात करते हैं। हाँ, जॉर्ज बेटले एक आयरिश बिशप और दार्शनिक। उनका विचार थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या विचार था उनका? बर्कले एक आदर्शवादी थे, बल्कि शायद सबसे कट्टर आदर्शवादी। उनका कहना था कि भौतिक पदार्थ या मटीरियल सब्सटेंस जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है। क्या मतलब? ये मेज, ये कुर्सी, ये पहाड़, ये सब असलियत में नहीं है? बर्कले के हिसाब से नहीं। उनका तर्क था कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमें अपनी इंद्रियों के जरिए पता चलता है। देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना, ये सब क्या है? ये सब हमारे मन में बनने वाले विचार या संवेदनाएं हैं। ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि सेब है, तो हमारा मतलब होता है कि हमें लाल रंग दिख रहा है, गोल आकार दिख रहा है, छूने पर चिकना लग रहा है, काटने पर आवाज आ रही है, खाने पर मीठा स्वाद आ रहा है। ये सब संवेदनाएं हैं। क्या इन संवेदनाओं के पीछे कोई असली सेब जैसा पदार्थ है? बर्कले कहते हैं नहीं, सेब बस इन संवेदनाओं का जोड़ है। तो चीजों का अस्तित्व तभी है जो हम उन्हें महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका मशहूर सूत्र है एसे एस्ट परसीपी, यानी टू बी इज टू बी परसीव्ड। अस्तित्व का मतलब ही है महसूस किया जाना। बिल्कुल। अगर कोई चीज किसी के द्वारा महसूस नहीं की जा रही तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब अगर मैं कमरे से बाहर चला जाऊं और कोई और भी कमरे में ना हो तो क्या कमरे की चीजें गायब हो जाएंगी? बर्कले के तर्क के हिसाब से तो यही लगता है। लेकिन बर्कले ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चीजें इसलिए गायब नहीं होती क्योंकि एक मन है जो हमेशा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है। किसका मन? ईश्वर का मन। बर्कले के अनुसार सारी दुनिया ईश्वर के मन में मौजूद विचारों के रूप में है और हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो ईश्वर के विचार हैं जो वो हमारे मन में डाल रहा है। तो चीजें तभी मौजूद रहती हैं जब हम उन्हें नहीं देख रहे होते, क्योंकि ईश्वर उन्हें लगातार देख रहा है या सोच रहा है। तो उनके लिए असलियत सिर्फ मन या चेतना है, पदार्थ नहीं। हाँ, या तो हमारा मन या ईश्वर का मन। भौतिक दुनिया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये एक्सट्रीम आइडियलिज्म है। ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। क्या दुनिया सच में बस एक सपना या विचार है? ये सवाल बर्कले उठाते हैं।
और इसी पॉइंट पर कहानी में वो सबसे बड़ा धमाका होता है। हाँ, जब अल्बर्टो बर्कले के इसी विचार को सोफी और खुद पर लागू करते हैं। बिल्कुल। अल्बर्टो कहते हैं, सोफी, क्या पता हम भी असल में हों ही नहीं, क्या पता हम भी किसी और के मन में चल रहे विचार हों। और वो इशारा करते हैं मेजर एल्बर्ट क्नैक की तरफ। हाँ, अल्बर्टो को शक होता है, बल्कि यकीन होने लगता है कि वो दोनों, सोफी और अल्बर्टो, हिल्डे के पिता मेजर क्नैक के दिमाग की उपज हैं। वो एक किताब लिख रहे हैं हिल्डे के लिए, और सोफी और अल्बर्टो उसी किताब के किरदार हैं। ओ माय गॉड! मतलब उनकी पूरी दुनिया, उनकी फिलॉसफी क्लास, वो सारे खत, वो रहस्यमयी घटनाएं, सब मेजर लिख रहा है। हाँ, मेजर ही उनकी दुनिया का ईश्वर है। वो चेतना है जिसके मन में सोफी और अल्बर्टो का अस्तित्व है। बर्कले का सिद्धांत टू बी इज टू बी परसीव्ड यहां एकदम फिट बैठता है। उनका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि मेजर उन्हें सोच रहा है, लिख रहा है। ये तो मेटाफिक्शन का कमाल है। कहानी खुद अपनी कहानी होने पर सवाल उठा रही है। बिल्कुल, ये किताब का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब फिलॉसफी सिर्फ इतिहास नहीं, वो सोफी और अल्बर्टो की जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। क्या वो सच में हैं? क्या वो आजाद हैं? और तभी हमें, यानी पढ़ने वाले को, पता चलता है कि ये सच है। हाँ, किताब का नजरिया बदलता है। अब हम हिल्डे मोलर क्नैक को देखते हैं। वो वाकई नॉर्वे में अपने घर बियरकेली में है। आज उसका 15वां जन्मदिन है। और उसके पिता ने उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में एक बड़ी सी फाइल भेजी है जिसमें टाइप किए हुए पन्ने हैं। और उन पन्नों में वही कहानी है जो हम अब तक पढ़ रहे थे, सोफी की कहानी। तो मेजर क्नैक सच में एक किताब लिख रहा है अपनी बेटी के लिए, जिसमें सोफी और अल्बर्टो किरदार हैं। हाँ, और वो सारी अजीब चीजें जो सोफी को मिली थी, स्कार्फ, वॉलेट, क्रॉस, वो हिल्डे के कमरे से गायब हुई थी। हाँ। और अब उसे जन्मदिन के तोहफों के साथ वापस मिल रही हैं। मेजर ये सब कर रहा था अपने कहानी को और रहस्यमय बनाने के लिए, और हिल्डे को सरप्राइज देने के लिए। बिल्कुल। अब हिल्डे जब ये कहानी पढ़ती है तो उसे सोफी और अल्बर्टो के लिए बहुत हमदर्दी होती है। वो जानती कि वो असली नहीं है, वो बस उसके पिता के दिमाग की उपज है। उसे गुस्सा भी आता है अपने पिता पर कि वो कैसे उनके साथ खेल रहा है। हाँ, कहानी के अंदर जो चल रहा है और हिल्डे जो बाहर पढ़ रही है, ये दोनों दुनिया अब एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। उधर किताब के अंदर अल्बर्टो और सोफी को भी अब पूरा यकीन हो गया है कि वो मेजर क्नैक के कंट्रोल में है। हाँ, उन्हें समझ आ गया कि वो एक तरह से कठपुतलियां हैं। हाँ। मेजर जो चाहेगा वही होगा, वो जो लिख देगा वही उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन अल्बर्टो हार मानने वालों में से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि हमें इस किताब से, इस कहानी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। हमें मेजर के कंट्रोल से आजाद होना होगा। पर ये कैसे मुमकिन है? किरदार अपनी कहानी से बाहर कैसे निकल सकते हैं? अल्बर्टो एक प्लान बनाता है। उसका मानना है कि अगर वो कुछ ऐसा करें जो मेजर ने सोचा ना हो, कुछ अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल, तो शायद वो मेजर के ध्यान से, उसके मन से फिसलकर बाहर निकल सकते हैं। और उनका प्लान क्या है? उनका प्लान है कि जब हिल्डे के जन्मदिन की पार्टी होगी, जिसका जिक्र मेजर ने कहानी में किया है, तो उसी दौरान वो भागने की कोशिश करेंगे। वो हिल्डे से सीधे बात करने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, अल्बर्टो किताब के जरिए हिल्डे को संदेश भेजने की कोशिश करता है। वो उसे उकसाता है कि वो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करे। उसे एहसास दिलाता है कि उसके पिता उसके साथ भी माइंड गेम्स खेल रहे हैं। वो ये तर्क भी देते हैं कि क्या पता मेजर क्नैक खुद भी किसी और बड़ी कहानी का हिस्सा हो। जैसे हम मेजर के दिमाग में हैं, शायद मेजर भी किसी और के दिमाग में हो। हाँ, ये आइडिया कहानी को और भी गहरा बना देता है। रियलिटी की परतें, कौन असली है, कौन किरदार, क्या कोई अंतिम रियलिटी है भी या नहीं? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हम सब भी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं? ये सवाल किताब हमारे मन में छोड़ जाती है। कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हुए अल्बर्टो सोफी को आधुनिक दर्शन के कुछ और जरूरी पड़ावों से मिलवाते हैं, पुनर्जागरण के बाद के दौर से। हाँ, वो जल्दी जल्दी कुछ बड़े नामों और विचारों का जिक्र करते हैं, जैसे किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड, डेनमार्क के दार्शनिक। उन्हें अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म का जनक माना जाता है। हाँ, किरकेगार्ड का जोर व्यक्तिपरक सत्य पर था, सब्जेक्टिव ट्रूथ, वो सत्य जो मेरे लिए मायने रखता है, जिसे मैं जीता हूं। उन्होंने आस्था को तर्क से ऊपर माना और जीवन के 3 चरणों की बात की: सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक, नैतिक, एथिकल, और धार्मिक, रिलीजियस। उनका फोकस व्यक्ति, उसके चुनाव, उसकी पीड़ा पर था। बिल्कुल। फिर जिक्र आता है कार्ल मार्क्स का। मार्क्स, जिन्होंने इतिहास और समाज को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। हाँ, मार्क्स ने कहा कि इतिहास का इंजन आर्थिक ताकतें और वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल है,
समाज हमेशा दो वर्गों में बटा रहा है, शोषक और शोषित। और दर्शन का काम सिर्फ दुनिया की व्याख्या करना नहीं, उसे बदलना है। इसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। उनका प्रभाव तो जबरदस्त रहा है। हाँ, 20वीं सदी पर मार्क्सवाद का गहरा असर पड़ा। फिर डार्विन का जिक्र है। चार्ल्स डार्विन और उनका विकासवाद का सिद्धांत। हाँ, डार्विन ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रजातियां कैसे विकसित हुईं, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए। ये विचार भी धर्म और इंसान की खुद की समझ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसने दिखाया कि इंसान कोई विशेष रचना नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। फिर आते हैं फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने हमारे मन की गहराइयों को खंगाला। उन्होंने अचेतन मन के महत्व को बताया कि हमारी बहुत सी इच्छाएं, डर और प्रेरणाएं हमारे चेतन मन की पकड़ से बाहर होती थी। उन्होंने सपनों के विश्लेषण, ईड, ईगो, सुपर ईगो जैसी अवधारणाएं दी, साइको एनालिसिस की नींव रखी। हाँ, फ्रॉइड ने इंसान के खुद की समझ को एक और झटका दिया। हम उतने तर्कसंगत नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारे अंदर आदिम प्रवृत्तियां भी हैं। और फिर 20वीं सदी में अस्तित्ववाद और मजबूत होता है, खासकर सार्त्र के साथ। इंसान पहले दुनिया में आता है, उसका अस्तित्व होता है, और फिर वो अपने चुनावों और कर्मों से तय करता है कि वो क्या बनेगा, उसका सार क्या होगा। कोई पहले से तयशुदा मानव प्रकृति या ह्यूमन नेचर या भाग्य नहीं है। तो हम पूरी तरह से आजाद है अपना जीवन बनाने के लिए। सार्त्र के अनुसार हाँ, हम चुनने के लिए अभिशप्त हैं, और इस आजादी के साथ आती है भारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने हर चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं। ये विचार खास तौर पर सोफी और अल्बर्टो की स्थिति से जुड़ता है ना? हाँ, वो भी मेजर की बनाई कहानी में अपनी आजादी और अपना सार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और आखिर में अल्बर्टो बिग बैंग थ्योरी का भी जिक्र करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसका आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत। हाँ, कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, और तब से ये लगातार फैल रहा है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हम सब उसी शुरुआती महाविस्फोट की धूल हैं, तारों की धूल हैं। ये हमें वापस उन्हीं शुरुआती सवालों पर ले आता है। दुनिया कहाँ से आई, हम कौन हैं? हाँ, दर्शन का चक्र जैसे पूरा होता है। तो ये जो हमने पूरी चर्चा की, इन स्रोतों के आधार पर ये हमें सोफी की दुनिया के जरिए दर्शन के लगभग 3000 साल के इतिहास की एक झलक दिखाती है। हाँ, और ये सिर्फ विचारों का एक सूखा लेखा जोखा नहीं है, ये एक बेहद रोमांचक रहस्यमयी कहानी के साथ बुना गया है। सही कहा। ये कहानी हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। हकीकत क्या है, ज्ञान क्या है, हमारा अपना अस्तित्व क्या है, ये सवाल कहानी के साथ साथ चलते रहते हैं। और सोफी और अल्बर्टो की कहानी, और उसके ऊपर हिल्डे और मेजर की मेटा कहानी, ये दोनों मिलकर हमें इस पर सोचने को मजबूर करती हैं कि हम अपनी दुनिया को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, और क्या हम खुद भी किसी न किसी तरह एक बड़ी कहानी के किरदार तो नहीं। ये पूरी खोज, ये पूरा सफर हमें याद दिलाता है कि वो बुनियादी सवाल पूछना कितना जरूरी है। हाँ, वो जिज्ञासा, वो हैरानी जो सोफी में जागती है, उसे जिंदा रखना कितना जरूरी है। मैं कौन हूँ, ये दुनिया कहाँ से आई, मुझे कैसे जीना चाहिए, ये सवाल शायद कभी पुराने नहीं होते, और इनके जवाब ढूंढने का सफर भी शायद कभी खत्म नहीं होता। हर पीढ़ी, हर इंसान को ये सवाल खुद से पूछने होते हैं। बिल्कुल, ये किताब यही करती है, हमें उन सवालों के मुंह सामने ला खड़ा करती है। हाँ, ये एक तरह से दर्शन की दुनिया का दरवाजा खोलती है, खासकर युवा पढ़ने वालों के लिए। तो अगर आप सबने भी इस चर्चा को एंजॉय किया और आपको दर्शन की इस दुनिया में या सोफी की दुनिया की कहानी में और दिलचस्पी जागी है, तो इस बातचीत को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, खासकर उनके साथ जिन्हें ऐसी गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों में रुचि हो। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और भी गहरी चर्चाएं आप तक लाने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी विचार पर बात करते हैं। जरूर। ये स्रोत, ये किताब हमें दिखाते हैं कि कैसे हर जमाना, हर संस्कृति अपने सच गढ़ती है, विचार कैसे विकसित होते हैं, बदलते हैं। हाँ, थेल्स के पानी से लेकर बिग बैंग तक सोच कितनी बदली है। तो अगर हमारी अपनी समझ भी हमारे समय, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और संदर्भ से बंधी हुई है, और अगर जैसा कहानी इशारा करती है, हम भी शायद किसी कहानी या किसी बड़े नैरेटिव का हिस्सा हैं, तो क्या कोई अंतिम निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ जानना कभी मुमकिन है,
क्या हम उस गुफा से कभी पूरी तरह बाहर निकल सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मानव ज्ञान की कोई सीमा है? क्या हम हमेशा अपनी परिस्थितियों के कैदी रहेंगे? या फिर शायद जैसा किरकेगार्ड ने महसूस किया, असली महत्व उस सत्य का है जो हमारे अपने जीवन के लिए मायने रखता है। वो व्यक्तिपरक सत्य जिसे हम चुनते हैं, जिसे हम जीते हैं। शायद निरपेक्ष सत्य की तलाश से ज्यादा जरूरी है एक सार्थक जीवन जीना, अपने मूल्यों के अनुसार जीना। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद कोई एक जवाब नहीं है। ये हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। बिल्कुल, और शायद यही दर्शन का असली काम है, हमें तैयार जवाब देना नहीं, बल्कि हमें सही सवाल पूछना सिखाना। बहुत खूब कहा। तो इसी विचार के साथ आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।